ईर्ष्या, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ। लेकिन मैं थोड़ी सी बार, अभी किसी को हम 10 मिनट बाहर धूप में खड़ा कर दें तो क्या उसको दुख नहीं होगा? क्या फिर से बोलिए? हाँ, फिर से बोलिए। यदि किसी को बाहर 10 मिनट के लिए धूप में खड़ा, ओके, जब किसी को किसी से प्यार रहता है ना, धूप में खड़े होकर बहुत देर इंतजार करता है। जब किसी को क्रिकेट खेलना है ना, 2 बजे की गर्मी की 2 बजे की दोपहरी में वो क्रिकेट खेलता है। सर किसी का सवाल ना धूप से है ना छांव से है, स्वीकार्यता से है। और जिसको स्वीकार्यता है ना, वो सर कटा के भी खुश रहता है। तमाम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एक बॉडी की एक्सेप्टेंस की लिमिट होती है। बॉडी का एक्सेप्टेंस की लिमिट आप तय कर रहे हो, आवश्यकता अनुसार आप उसको बदल देते हो, है ना। अभी वो ये पाकिस्तान के स्कूल में जो फायरिंग हुआ, उसमें वो देख रहे थे किसका शरीर हिल रहा है, और जो हिले वो जिंदा है और उस पर गोली चला दो। तो बच्चों को ये मैसेज चला गया कि हिले तो गोली गई, तो एक गोली लगी हुई है उसके बाद भी हिलना नहीं है, क्योंकि ये हिले तो दूसरी भी आने वाली है। तो एक गोली लगने के बाद भी आदमी हिल नहीं रहा है, वो बच्चा है ना। यहाँ तक की घटनाएं हैं, इसकी उंगली काट के देख लो, जिंदा होगा तो हिलेगा। उंगली काटी और आदमी हिला नहीं, क्योंकि उसको पता है हिला तो पूरा गया। तो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है कि किस समय किस पोजीशन में आप किस तरह का निर्णय लेते हैं। तो धूप और छांव, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ कि धूप और छांव, जो भी सारी बातें हम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उतनी ही हैं कि जब हमने किसी चीज़ की स्वीकार्यता अस्वीकार्यता की स्थिति है, इसके बावजूद भी यदि दुख हो ही गया, है ना, जिसको हम कह रहे हैं, तो एग्जिस्टेंस में कोई ऐसी स्थिति नहीं है ना। अल्टीमेटली लास्ट ये हो सकता है कि शरीर छूटेगा। शरीर छूटेगा तो वो भी किसी नियम से है। कौन मरता है और कौन जिंदा रहता है, इसकी क्लैरिटी हुए बिना हमारा सारा डर है ना। तो वहाँ तक भी हम जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन ये अभी तक सामान्य घटना से इतना पता चलता है कि कुछ गलतफहमी होने से हमारा दुख कितना बढ़ जाता है, और एक लाइन बोलने से वो गलतफहमी दूर होने से सब ठीक हो जाता है ना। इसका मतलब है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जैसे कुत्ता नाम की कोई रियलिटी है, चेयर नाम की कोई रियलिटी है, ऐसे दुख नाम की कोई वस्तु एग्जिस्टेंस में नहीं है कि इसको दुख बोलते हैं। भाव तो है। हाँ, क्या भाव है? वो भाव दुख भाव है कि अभाव है? दुख भाव है कि अभाव है? दुख एक अभाव है। क्या चीज का अभाव है? स्नेह का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, स्वयं में विश्वास का अभाव है ना। अभी तो हम ईर्ष्या को भी भाव बोलते हैं। भाव मीन्स भव, भव मीन्स होना, होना मीन्स निरंतरता। भाव मीन्स होना, होना मीन्स निरंतरता। तो ईर्ष्या भाव नहीं है, ईर्ष्या अभाव है। बढ़िया। सर भाव का तो ठीक है, लेकिन अगर कोई फिजिकल किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, टांग कट जाए, तो भी उसको दुख तो होगा ही होगा। हाँ, उसको देखना होगा, उसको देखना होगा। दबा के चुप रहे, हिले नहीं, डुले नहीं, बोले नहीं, चीखे नहीं। अब इसमें फर्क है, इसमें फर्क है। जो आप स्थिति बोल रही हैं उसमें फर्क है कि किसी अव्यवस्था की सूचना मिलना एक बात है, उससे दुखी होना दूसरी बात है। तो दर्द और दुख में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दर्द और दुख में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दर्द वो है ना, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और पेट्रोल टैंक खाली हो रहा है, एक सुई आपको बता रही है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। एक तरीका ये है, आप स्क्रू ड्राइवर लीजिए और सुई निकाल के रख दीजिए, अब आपको कोई संदेश नहीं मिलेगा। ये ठीक है? या उसको देख के उसमें पेट्रोल डालना ठीक है? पेट्रोल डालना ठीक है ना। तो हमारा शरीर में कोई कष्ट है, उसकी सूचना हमको मिल रही है। ये सूचना इस बात की सूचना है कि कोई अव्यवस्था है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम किसी बात पे दुखी हो रहे हैं, ये दुख इस बात की सूचना है कि समझ में कमी है, उसको ठीक करने की जरूरत है। समझ पूरा होने से एक वो स्टेट ऑफ माइंड है जहां कोई भी चीज, कोई भी बाहरी प्रभाव पहुंचता नहीं है। तो दर्द को दर्द के रूप में पहचान पाना, उसका इलाज कर पाना, ये एक स्थिति है। दर्द को पाकर अनावश्यक पीड़ित और दुख, मेरे साथ ही होना था, मेरे साथ ही होता है, मेरा ही दुर्भाग्य है ना, ऐसा तमाम तरीके से अपने आप को हम कोस भी सकते हैं और उसको जैसा हैंडल करना है वैसा हैंडल भी कर सकते हैं।
तो हमारे साथ तमाम नेगेटिव स्थितियां, चाहे वो जीवन में दुख के रूप में है जो परस्परता में संबंध के साथ में आ रही है, या शरीर में दर्द के रूप में है, ये दोनों ही अव्यवस्था की सूचना है कि कोई चीज अव्यवस्थित है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान देने का मतलब है कि उसको समझने की आवश्यकता है। जब भी हमसे गलती होती है तो हमारे आसपास के लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दो। क्या मतलब है उसका? समझो। क्या समझना है? व्यवस्था को समझना है। कोई अव्यवस्था हुई है तो व्यवस्था की रोशनी में अव्यवस्था स्पष्ट होती है, कैसे उसको ठीक करना है उसका रास्ता स्पष्ट होता है। ठीक है सर। तो मात्र सूचनाएं हैं, तो सूचनाओं को सूचनाओं की तरह लिया जाए या सूचनाओं को दुख के रूप में लिया जाए। समझ होगी तो सूचनाएं सूचनाओं के रूप में ली जाती हैं, समझ नहीं है तो फिर दुख के रूप में आती है। माइक दीजिए। एक चीज़ जो मुझे समझ आई, सुबह की डिस्कशन की बात करती हूँ, कि जो हमारी पॉजिटिव जो भी भाव हैं उनको एक तरफ रखें, जो नेगेटिव भाव हैं उनकी अगर हम अपनी डेफिनेशन चेंज कर देते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे ईर्ष्या को हमने डिफ़ाइन किया स्नेह में कमी, क्रोध को हमने डिफ़ाइन किया क्षमता में कमी, दुख को हमने डिफ़ाइन किया समझ में कमी, ऐसे कुछ और नेगेटिव वर्ड बोलते हैं और उनकी डेफिनेशंस को सोचते हैं तो अपने आप एक रास्ता मिल जाता है कि अब हमें इस पर वर्कआउट कैसे करना है। तो वैसे चलिए कुछ और शब्द भी लेके अगर उसमें भी हम निकालते हैं तो बस हो गया, इतना ही काम करना है। तो एक बात बहुत साफ हो गई कि चीज़ें पहुंच रही हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं, कहीं थोड़ी बहुत कमी है, कहीं धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। अभी तो जैसे जैसे चीज़ें आगे जाएंगी तो हम इस पे आगे बढ़ पाएंगे। मूल बात इतनी है, यदि मानव अपने आप में इसको पूरा कर देते हैं। अब क्या हुआ? मानव आगे चला। मानव पैदा होता है तो किसी परिवार में ही पैदा होता है। परिवारों का समूह मिलके ही समाज है। समाज ठीक से चले उसके लिए कुछ मानवकृत व्यवस्थाएं हैं। जैसे शिक्षा विभाग, तो तमाम प्रकार के जितने राजनीतिक ढांचे, शिक्षा विभाग और तमाम है ना सिस्टम हमने सामाजिक ढांचे बनाए हैं, वो सब इसमें आ गए। अब यदि ऊपर देखें तो कितने क्वेश्चन मार्क थे? 3। इस नीचे वाले सर्किल में कितने क्वेश्चन मार्क आने वाले हैं? सारा ही क्वेश्चन मार्क है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसको लगता है कि मेरे परिवार के लोग मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं। परिवार को लगता है कि ये उद्दंड हो रहा है, सुनना बंद कर रहा है ना। किसी समाज के मुखिया को लगता है कि परिवार जिम्मेदार नहीं है इसलिए समाज में अव्यवस्था है। परिवारों को लगता है कि ये मुखिया ठीक नहीं है इसलिए समाज में अव्यवस्था है। लोगों को लगता है कि ये मानवकृत व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। इन 40 सालों में हमारी तमाम मानवकृत व्यवस्थाओं के प्रति हमारा भरोसा बढ़ा है कि घटा है? पुलिस के प्रति, न्याय के प्रति, राजनीति के प्रति, तमाम चीज़ों के प्रति हमारा भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, हमारे सारे प्रयासों के बावजूद। तो इससे समझ में आ रहा है कि इधर पूरा जहाँ तक नेचर है वहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक है। जहाँ से मानव का एंट्री है तो हमारे पास 2 ही प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग। कंक्लूजन क्या निकला? ना आदमी के साथ जीते बन रहा है, ना प्रकृति के साथ जीते बन रहा है। इसका कुल मतलब इतना हुआ कि हमने प्रकृति में व्यवस्था को समझे बिना, मानव में व्यवस्था को समझे बिना परिवार, समाज, मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं, है जो कि मूलतः भय प्रलोभन आस्था पे आधारित हैं। भय प्रलोभन आस्था समझ नहीं है
दूसरे को नियंत्रित करने का, पर नियंत्रित करने के टूल्स हैं जो समय के साथ साथ अधूरे पड़ रहे हैं, क्योंकि एक आदमी में जब कोई विश्लेषण की क्षमता नहीं थी, वो किसी को बड़ा मान के ज़िंदगी भर जी लिया था। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, आदमी विश्लेषण कर पा रहा है और तय कर पा रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, है ना। तो यदि ठीक नहीं हो, तय कर पा रहा है, तो फिर उसका विरोध वो अपने तरीके से कर रहा है और हम केओस की तरफ जा रहे हैं। जितने हमने चर्चा की, उस चर्चा से ये निकल के आया कि समाधान बराबर सुख, और समाधान क्या है? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना ही समाधान है। और जीने का मतलब क्या है? जीने का मतलब है कि आदमी कार्य करेगा, व्यवहार करेगा। व्यवहार करेगा तो किसके साथ? मानव के साथ। व्यवहार सही हुआ है तो इसका परिणाम क्या होगा? म्यूचुअल फुलफिलमेंट और उसकी निरंतरता, शिकायत मुक्त संबंध, प्रेमपूर्ण संबंध, स्नेहपूर्ण संबंध। और माँ प्रकृति के साथ जिएगा तो क्या उपलब्धि होगी? परिवार में समृद्धि। और परिवार में समृद्धि की निरंतरता हो जाए, इसके लिए क्या आवश्यक है? प्रकृति में संतुलन। प्रकृति में संतुलन परिवार में समृद्धि की निरंतरता के लिए आवश्यक काम है, नहीं तो वो संभव ही नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो एक जगह में हम पहुंच गए कि सुख क्या है? व्यवस्था को समझना। क्या करें आगे? क्या करें आगे? व्यवस्था को समझने की ओर आगे चले। व्यवस्था का प्रकृति में स्वरूप कैसा है, उसको हमने देखने की कोशिश की। अब हम थोड़ा सा मानव की तरफ आ जाते हैं कि मानव में व्यवस्था को समझना। अब शिविर शुरू होता है। चैप्टर 1। शिविर में पहले सेंटेंस से अभी तक जितना मैंने कुछ आपके सामने शेयर किया, उसमें कोई कनेक्टिविटी आपको दिख रही है कि सब रैंडम दिख रहा है? दिख रही है ना? एक धारा बह रही है ना? उस कनेक्टिविटी को आप देख पाएं और कनेक्टिविटी आप में इस्टेब्लिश हो जाए, इसका नाम समझ है। धीरे धीरे होगा, है ना? 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना? समय अनुसार होगा। चलिए हम मानव में व्यवस्था की बात करते हैं। किसी इकाई में व्यवस्था को समझने के लिए हम उसकी आवश्यकताओं से बात शुरू कर सकते हैं। हमने पहले भी किया था, तो मैं इसको थोड़ा स्पीड से करता हुआ निकलूंगा, लेकिन आप अब ये अंदर परकुलेट होगा, थोड़ा सा स्टेबल होगा इसको देखते हुए। मैंने आपसे फिर से मैं 2-3 सेंटेंस वही रिपीट कर देता हूँ ताकि हमारा बेस बन जाए। मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। ये मैंने 3 भाषा बोली हैं, तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब कौन सी आप तक पहुंचती है, इसलिए मैं 2-3 भाषा बोल देता। यदि ऐसी व्यवस्था का कोई स्वरूप उपलब्ध हो कि मानव बिना गलती किए सुखी हो सकता है, सफल हो सकता है, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, तो क्या मानव गलती करना चाहेगा? तो क्या धरती पे हर मानव की तमाम आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? इसको हम देखेंगे। तो एक बच्चे के जन्म से 4 कंधे की यात्रा तक एक आदमी की कुल कितनी आवश्यकताएं हो सकती हैं, उसको एक बार गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं। बोलिए बोलिए। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, वाईफाई, कैसे लिखते हैं? हाँ जी, और हेल्थ, रोजगार, शादी, संबंध,
सम्मान, पहचान, खुशी, सुख, संतुष्टि। देखिए हमारी चाहना कैसी है। हमने अपने बच्चों के नाम रखे हैं संतुष्टि, खुशी है, मनोरंजन, धन, शांति, औलाद, संतान। चलिए, पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण, और कार, मोबाइल, टीवी, एसी। और बोलिए भाई, दिल में कुछ रह मत जाए, नहीं लिखा। नहीं, आप बोल दीजिए, आपको चिंता मत कीजिए। हैं, आप ये भी देखते रहिए बोर्ड पे आ गया है कि नहीं, देखते रहिए। पर मनोरंजन और मनोरंजन और कंप्यूटर, कार, मोबाइल, टीवी, एसी, कंप्यूटर है क्या? व्यवस्था, व्यवस्था, बहुत बढ़िया, व्यवस्था। हाँ, स्वास्थ्य आ गया, देख लीजिए, हेल्थ, हेल्थ, और कुछ कोऑपरेशन, सहयोग, संबंध, जीना है, वो मोबाइल में आता है ना। संतुष्टि, खुशी, मनोरंजन, समझना, है ना, ये आपके सहयोग में आ जाएगा। और कुछ पर्यावरण, ऐसे नहीं बोल सकते आप, लिख दिया है पर्यावरण। नहीं बोलो आप, हैं, जीना, जीने की बात करेंगे तो क्या है? शांति, पहचान, खुशी, सुख, संतुष्टि, हेल्थ, मकान, कपड़ा, शादी। और क्या संसार लूट लोगे? अरे कैसे करते हो? शांति, ये जीने में आएगा, है ना। संतुष्टि, सम्मान, पहचान, संबंध, ये सब जीने वाले पार्ट। और पद लिख दिया, पद लिख दिया। और बोलिए, पहचान है, पावर, पद है, न्याय। वैसे जब व्यवस्था बोलते हैं तो उसमें न्याय आ जाएगा। आ गया, संतुष्टि है, पर्यावरण है, आग, पर्यावरण, पूरा सेट है ना वो। और रोटी, कपड़ा, मकान, वो मकान में गैस सिलेंडर रखा हुआ है, वेल फर्निश्ड है। है सुरक्षा। वैसे व्यवस्था की बात करेंगे तो सुरक्षा कवर होता है, फिर भी आप कहें तो मैं लिख देता हूँ, न्याय में भी आ जाएगा।
हाँ जी, समझ। और देखिए, अभी तक हम जो अधिकार की बात करते हैं, अधिकार की जो हम बात करते हैं, उसका हमारा नोशन ही बड़ा अजीब सा है। अधिकार वो है, मेरी क्षमता ही मेरा अधिकार है, जो मैं डिलीवर कर सकता हूं वो मेरा अधिकार है ना। अभी हमको लगता है कि दूसरे ने मेरे को कोई पावर दिया है, वो मेरा अधिकार है। आपके पास पावर उपलब्ध भी है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते, तो मेरी क्षमता ही मेरा अधिकार है, मेरी समझ ही मेरा अधिकार है, मेरा जीना ही मेरा अधिकार है क्षमता वो योग्यता है ना। कर्तव्य का मतलब है जो करने लायक है वो कर्तव्य है। तो उस समझ की रोशनी में, उस क्षमता की रोशनी में जो करने लायक कार्य वाला पक्ष है उसको कर्तव्य में डालते हैं, जो संबंध वाला पक्ष है उसको दायित्व में डालते हैं। कर्तव्य और दायित्व ऐसे करते हैं उसको। तो अभी हमारा सब कुछ बाहर से आता है, सम्मान भी बाहर से आता है, पहचान भी बाहर से आता है ना, अधिकार भी बाहर से आता है, जब कुछ सब कुछ ये मेरी अपनी पूंजी है। ये सब तो जीने की सुविधाएं हैं जो हम सुबह से हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अनुकूलताएं हैं। चलिए, गुड। और कुछ बोलिए। हो गया? अब देखिए, आपके पास बोलने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप जो भी बोलेंगे इसी में आएगा। इतने ही आदमी की कुल आवश्यकता है, इसमें भी कुछ रिपीटिशन है। कभी हमने बैठ के उस पर ठीक से सोचा ही नहीं है, कभी इस तरह से हमारा, है ना। बोलो 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 बोलो। ओहो, संबंध मतलब परिवार है ना। तमाम जितनी व्यवस्था को बोला और समाज लिख देता हूँ, सॉरी, समाज। बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं कि सही अर्थों में सम्मान, संबंध, ये सब समाज का ही फैलाव है, समाज की ही कॉर्ड है। एक्चुअली क्या है ना, संबंध के लिए चाहिए, सम्मान के लिए, थोड़ा जलने बुलने के लिए भी समाज चाहिए। नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। हाँ जी, और बोलिए। और कुछ आवश्यकता के नाम पे और कुछ कहना चाहेंगे? सुरक्षा आ गया, तो लगभग इतना ही है आपके पास। इस साउंड स्लीप मतलब हेल्थ, समझ, मनोरंजन। चलिए, क्या लगता है, इन सारी आवश्यकताओं को देखें तो थोड़ा सा हम इनको कैटेगराइज करते हैं। तो ये एक प्रकार की हैं, दो प्रकार की हैं, तीन प्रकार की हैं, चार प्रकार की हैं, कैसा लगता है? दो प्रकार की हैं। कैसे? एक वो है जो शरीर के लिए है, एक वो है जो मन के लिए है, जो भाव है ना, जो शरीर के लिए है, भौतिक है। अब एक एक करके देखते हैं। रोटी किसके लिए? तो मैं रोटी वाले को ब्लैक कर देता हूँ। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन किसके लिए है? शरीर के लिए, मन के लिए? अभी जो हम एजुकेशन दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं? शरीर के लिए। तो अभी की एजुकेशन भी शरीर के लिए। और जिंदा रहने तक की हमारी समझ है या मान्यताएं हैं, तो वाईफाई किस काम आएगा? शरीर के लिए, है ना। और बेवकूफ़ियों का मल्टीप्लिकेशन कर, बेवकूफ़ियों का लोकव्यापीकरण करने के लिए मीडिया अधिकतम इस्तेमाल हुआ। इंटरनेट पे काम की चीज़ कितने परसेंट? व्यूअर्स को यदि टोटल क्वालिटी देखें, कौन क्या देखता है,
तो भी हमको समझ में आ सकता है कि कोई चीज़ किस तरह से, वो साधन अपने आप में ठीक है, उपयोगी है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले के पास कोई विज़न नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, वो उसका किस तरह से इस्तेमाल करता है। हेल्थ शरीर, रोजगार शरीर, है रोजगार में जो भी कुछ है कुल मिला के आप कुछ साधन पैदा करते हैं, वो शरीर के काम आता है। शादी, ओहो बड़ा एहसान किया आपने, बड़ा एहसान किया आपने प्रकृति पे। है? अभी जैसा जी रहे हैं वो किस में आएगा, वो तो शरीर में चल देगा। तो हालत काफ़ी, मैं उस पर रेट डाल देता हूँ जो इसमें दोनों में होने की अपेक्षा थी, पर वो भ्रमवश एक ही जगह में चल रहा है। रोजगार में भी अगर आपको कार्य मिलता है, आप वॉलंटियरली काम करते हैं। देखिए आज यदि आप हैं, देखिए बेसिकली एजुकेशन रोजगार नहीं है, एजुकेशन डिफरेंट चीज़ है। आपका ध्यान मेरे को पता है इस ये उसमें मिक्स हो रहा है ना। जूता बनाना, चप्पल बनाना, कॉपी बनाना, पेन बनाना, कार बनाना, मोबाइल बनाना, एरोप्लेन बनाना, ये सब कार्य है। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, है सब चीज को हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कार शरीर के लिए, शरीर की गति बढ़ाने के लिए उपयोगी है, उसकी अपनी महत्ता है, उसको कम नहीं आंक रहे हैं, है ना। हमको कार भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए। तो ऐसा कहीं, ऐसा कोई भाव नहीं जाए कि किसी को हम सेकेंडरी कर रहे हैं, केवल कैटेगराइज कर रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं है, कुछ रोजगार ऐसे हैं जो कि वो बहुत नोबल, लेकिन कौन सी चीज़ किसके लिए, है ना। आगे चले, आगे पूछेंगे। संबंध, संबंध प्योरली मन की आवश्यकता है, लेकिन जैसा हम जी रहे हैं वो शरीर, उसका कंटेंट शरीर है। सम्मान, सम्मान, पहचान, खुशी, सुख, संतुष्टि, मनोरंजन, ये बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है, इसको छोड़ देता हूँ। धन, देखिए जिनके पास समझ नहीं है उनकी मजबूरी है मनोरंजन, जिनके पास बड़ा सुख उपलब्ध नहीं है, किसी छोटे सुख में अपने आप को लगाए रखना उनकी बाध्यता है। इसलिए देश में क्रिकेट की भी आवश्यकता है, हजारों लोगों को कहीं तो इन्वॉल्व रखना पड़ेगा। तो हजारों, जब हम मासिस को हम समझ तो दे नहीं सकते कि वो मीनिंगफुल एक्टिविटी में लग जाए, तो कम से कम वो उद्दंड ना हो, उठपटांग मत करें, तो उसको कहीं ना कहीं सबको लगाए रखने की ज़रूरत है कि मिनिमम प्रोडक्टिव हो, है ना। कोई खेल के खुश है, कोई देख के खुश है, चल भाई लगे रहो, लेकिन इससे अधिक मीनिंगफुल हम हो सकते हैं, है ना। धीरे धीरे उसको देखेंगे तो सही अर्थों में देखें, उसको और आगे देख लेंगे कि ये एक काफ़ी, कितना भी आप मनोरंजन कीजिए, कोई भी मनोरंजन आपका 2-4 घंटे से अधिक नहीं चलता है, जबकि है हाँ गाना, फिर यदि उसको कहें तो उसको फिर सही अर्थों में कहें कि समझ की दिशा में जो प्रेरणा है, फिर वो नाटक से, मंचन से, साहित्य से, है ना, उसकी दिशा क्या होगी। मॉडर्न आर्ट के नाम पे हमने कुछ भी कर दिया, तो सारे क्रियाकलाप हमारे, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी चेतना को अपलिफ्ट कर रहे हैं कि नीचे ले जाएं, है ना। तो अभी हमारा डांस उसको कहाँ लेके जाता है, हमारी चेतना को, है ना। उसको उठाने में बड़ा श्रम लगता है, गिराने में बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमारी सारी एक्टिविटीज़, मैं क्या देखूं, मैं क्या सोचूं, कि मैं क्या बोलूं, मैं क्या करूं कि मैं ऊपर उठता हूं। और यदि ये सारे मेरे क्रियाकलाप मेरी चेतना के स्तर को नीचे गिराते हैं, है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं कहीं नहीं पहुंचा और ज़िंदगी मुट्ठी रेत की तरह से फिसल गई। तो ये हमको देखना होगा कि सारी चीज़ें किधर जा रही हैं। दो पंक्तियां सुनाए सर मनोरंजन पर। हाँ बोल दीजिए। केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, किंतु उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें समझ का भी मर्म होना चाहिए। उपदेश की तरफ ये मैं डिफरेंट पूछता है
उस समय तक समझ इंट्रोड्यूस नहीं हुई होगी। चलिए, शांति, संतान। देखो अपन शादी पे अटके और संतान पे अटके। यहाँ आके अब हम देख पाते हैं कि पशुओं में वंश परंपरा ठीक है, पशुओं में जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। मानव में जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए वंश चलाना है, ये पशुओं के लिए ठीक है। मानव के लिए क्यों बच्चे पैदा करना है भाई? क्यों बच्चे पैदा करना है? हो लाइफ साइकिल है सर ये। फिर पशुओं में और हम में क्या अंतर है? हम बोल सकते हैं ये तो अंतर है। बेसिक अंतर ये है कि हम पशु अपने हिसाब से संख्या बढ़ाते हैं। हम फिर देखते हैं अच्छा हिंदुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, राजपूतों की ज़्यादा बढ़ रही है, ब्राह्मणों की ज़्यादा बढ़ रही है। हम ये भी देखते हैं, पशु नहीं देख पाते। तो मानव में और पशु में इतना ही अंतर है कि मानव में कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। सारी कल्पनाशीलता किस बात के लिए है? पावर ऑफ इमेजिनेशन किस बात के लिए है? अस्तित्व जैसा है उसको वैसा समझने के लिए। यही मानव की खूबसूरती है, या यही मानव का वैभव है, महिमा है कि उसमें समझने की क्षमता है। तो एक मानव संपूर्ण को समझकर व्यक्त हो सकता है, इस अर्थ में वो व्यक्ति है, और यही मानव की अभिव्यक्ति है। अभ्युदय के अर्थ में व्यक्त होना अभिव्यक्ति है, संपूर्णता के अर्थ में व्यक्त होना अभिव्यक्ति है। तो इस अर्थ में मानव व्यक्ति है। तो मानव अपनी संपूर्णता के सहित उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है। तो मानव केवल शरीर मल्टीप्लाई करना नहीं चाहता। इससे कैसा करके हमको कहाँ संतुष्टि मिले? ये हम सबके बच्चे हैं ना, उससे कौन सी संतुष्टि मिल गई? नहीं होते हैं तो असंतुष्टि मिल गई, मिलने से संतुष्टि हो गई। वो उतनी ही है जितनी किसी भौतिक रूप में होती है। नई कार आई तो अच्छा लगा था, ये थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा लगा था। लेकिन सही अर्थों में कहें कि उस पूर्ण तृप्ति को हम पा गए, तो मैं संपूर्ण को समझकर आने वाली पीढ़ी को संपूर्ण कम्युनिकेट कर पाता हूँ, और वो भी उस श्रेष्ठ आचरण के साथ में जी पाता है, तो मुझको लगता है कि मेरा जीना सफल हुआ। तो बेसिकली मैं आचरण को मल्टीप्लाई करता हूँ। ये मानव में संतान का, आने वाली परंपरा के अर्थ में ये संतानोत्पत्ति का मतलब है। तो वंश बढ़ाना पशुओं के लिए ठीक है, मानव के लिए पर्याप्त नहीं हुआ, क्योंकि वंश बढ़ा के हमने देख लिया, उससे हमको तृप्ति नहीं हो रही है। तो अपने में मानवीय आचरण से संपन्न होना, आने वाली पीढ़ी को उस मानवीय आचरण को दे पाना, ये मानव होने का अर्थ है। यहाँ जाके हमको संतान के होने का पूर्णता है ना अपने में उपलब्ध होता है। साउथ में एक वर्ग है जो कि वेदों को याद रखता है, हाँ, और रिटेन करता है। उसका केवल एक ही जन्म देने का और वंश को आगे बढ़ाने का एक ही उद्देश्य, बेसिकली वो ज्ञान के अर्थ में। बिल्कुल बिल्कुल, समझ को आगे रिटेन करना। बस बस सही। डार्विन ने भी अपने पहले पॉइंट सर ये बताया था कि सभी जीवों में अपनी संख्या बढ़ाने की प्रचुर मात्रा में प्रवृत्ति होती है। जब हम डार्विन की बात करते हैं तो अब आपको समझ में आएगा डार्विन ने जो कहा वो मानव का विकासवाद था कि शरीर का विकासवाद था। हाँ, तो बेसिकली उसने जो उससे मछली से लेके मानव तक खींचा, तो बेसिकली वो शरीर के विकासवाद को कह रहा है। क्योंकि डार्विन को मानव समझ में नहीं आया, इसलिए वो शरीर को ही मानव कह रहा है। अब हमारी ये क्लैरिटी बनेगी। डार्विन ये नहीं बता पाया कि जितना जैसा शरीर हो गया है ये और भी डेवलप होगा कि नहीं होगा, और ये जैसा डेवलप हुआ है ये ऐसा ही क्यों डेवलप हुआ है, 4 हाथ क्यों नहीं हुए। ऐसा इसकी तो ड्रॉबैक है सर, है, इसने नहीं बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि व्हाट इज द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी। तो कहाँ चले? पर्यावरण, पर्यावरण, शरीर, कार,
मोबाइल, टीवी, एसी, ऐसा समझ के कह इसमें दोनों आ गए। एसी और कार शरीर के लिए ऐसा समझ के कहा जा रहा है या पता नहीं भाई, मैं आपकी तरफ से कभी कभी आंसर दे देता हूँ, ऐसा भी लगता है। मैं मान के कि हाँ, है ना, कार किसके लिए है? कार आपकी पहचान से जुड़ता है। अब देखिए कैसी गरीबी है। मैं मानव पूरे अस्तित्व को समझने की क्षमता से संपन्न इकाई, और मेरी पहचान एक लोहे का टपरा। पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती है। हमारी पहचान कहाँ अटकी है? पदार्थ में। मैं कहाँ हूँ? ज्ञान अवस्था में। उसके बीच का दो छूट ही गया है ना? ये हमारी गरीबी है कि मुझको मेरी पहचान उपलब्ध नहीं है, तो कभी गाड़ी से और कभी साड़ी से और कभी मकान से और कभी किन्हीं और चीज़ों से मैंने अपनी पहचान को सुनिश्चित करने का प्रयास, असफल प्रयास किया है। कभी घोड़ों से भी किया ही था, कभी हाथी, कभी घोड़े से, कभी ऊँट से। हाँ, वो पुराने हो गए। कुत्ते पालने से तुम रहता ही। हाँ जी। शासन बेसिकली हम चाहते नहीं हैं, हमारी मजबूरी है। जब तक हम व्यवस्था तक नहीं पहुंचते, है ना, पर नियंत्रण कोई भी चाहता नहीं है, पर हम स्वनियंत्रित नहीं हैं, इसलिए, है ना, हम परिवार में भी उसको प्रयोग करेंगे ही, लेकिन हम चाहते तो स्वनियंत्रण। जहाँ रखना चाहे रख लीजिए। पद, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जो आपने उठाया था, उस समय मैंने नहीं बोला, है ना। अपना क्वेश्चन फिर से बोलेंगे? क्वेश्चन तो वही था कि अगर हम इसको जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, इसको अगर हम अपने सबसे दुखभरे जीवन के एपिसोड्स को अप्लाई करें, तो हाउ विल वी यूज व्हाट वी आर लर्निंग एज अ टूल, वेदर इट्स इन द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, वेदर इट इज जब आपकी मान हानि हो रही है और आप पद प्रभावित हो रहा है, जैसा आपने ही कहा था। ही नहीं, आपकी इज्जत प्रभावित हो रही है और आपकी कोई गलती नहीं है ऐसे सिचुएशन में, तो ये टूल या ये यथार्थ को हम कैसे करेंगे टू रिटेन आवर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सुख। चलिए, अब आपने बोल दिया एक सेंटेंस एक आध में, फिर आपका क्वेश्चन सब तक पहुंच गया है ना। इसका आंसर इतना ही है कि स्वमूल्यांकन, हमारा स्वमूल्यांकन जितना हिलता डुलता रहता है, उतना पर मूल्यांकन हमको प्रभावित करता है। दूसरे का मूल्यांकन, पर आधारित, वही पर आधारित ही हो गया ना। पर मूल्यांकन, पर मतलब दूसरे ने हमारा कोई मूल्यांकन किया, पर हमारा अपना पर आधारित मूल्यांकन। हाँ, मैं उस मूल्यांकन से प्रभावित होता हूँ, दूसरे हमारा मूल्यांकन करते हैं, उससे मैं प्रभावित होता हूँ। तो जितना स्वयं में विश्वास पूरा होगा, उसका मतलब है कि स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट इन टोटलिटी, जिंदा रहने के धरातल पर भी हम एक आकलन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। समग्रता में मैं स्वयं की पूरी समझ के साथ और पूरे एग्जिस्टेंस की पूरी समझ के साथ अपने मानव, है ना, अपने मानव में पूर्णता के अर्थ में जब मैं अपना आकलन करता हूँ और उस जर्नी में मैं जब निकलता हूँ, तो मेरे लिए मेरा पद और मेरा वातावरण मेरे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का अवसर है। और ये अवसर में मेरा अपना जो असेसमेंट है, मेरा जो अपना स्वमूल्यांकन है, यदि वो बिल्कुल निर्क्षीर है, एकदम साफ सुथरा है, एकदम स्थिर है, तो बाहरी परिस्थितियां उतना ही मुझको कम प्रभावित करती हैं, नहीं प्रभावित करती हैं, है ना। देखो, आपके साथ, हम सब के साथ बहुत सारी घटनाएं गुजरी हैं, है ना। हम सब जिस समय में निकले हैं, हमको पूरे संसार ने गाली दिया है, घर वालों सहित, और लंबे समय तक, 20-20 साल लगातार। लेकिन हमको ये पता है, हमको इस बात का तो कम से कम विश्वास था कि जिसको ये श्रेष्ठ मान रहे हैं वो तो श्रेष्ठ नहीं है,
मुझको श्रेष्ठ का अभी पता नहीं है, तो मैं प्रभावित होता था, पर इतना प्रभावित नहीं होता था कि रास्ता बदल दूं, क्योंकि उसमें मेरे को शंका नहीं है कि जो ये कह रहे हैं वो तो गलत है या वो अधूरा है। उधर सोचने की आवश्यकता नहीं है।